नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप घर पे बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको विदित है, हम इस वक्त सबसे पहले मैं आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और विद्यालय परिवार की तरफ से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, कोरोना महामारी चलने के कारण क्लासों का आयोजन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम चैप्टर नंबर 2 के पार्ट डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने जो आपका लास्ट वीडियो लेक्चर था वहाँ हमने बात की थी हेनरी का नियम क्या होता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा अपना, टॉपिक का जो नाम है वो रहेगा वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब क्या होता है पहले सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, कोई पात्र है, उस पात्र के अंतर्गत कोई द्रव भरा हुआ है। इस पात्र के अंतर्गत मान लीजिए मैंने एक और इसको ढक दिया। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो द्रव के जो अणु हैं वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर, कहाँ पे, द्रव की सतह पर, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब होता है वो वाष्प दाब कहलाता है। कौन सी स्टेज में, साम्य अवस्था में। मतलब क्या होता है, पहले आप परिभाषा लिखेंगे। एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है ना। साम्यावस्था का मतलब क्या होता है कि आपने जब इस कंटेनर में इसमें रखा द्रव को, तो द्रव किस में बदल गया, वाष्प में। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि वाष्प और द्रव के अणु और वाष्प के अणुओं के मध्य संघनन यानी कि साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। यानी कि मान लीजिए अगर एक पार्टिकल वाष्प में जाएगा तो दूसरा पार्टिकल किस में आ जाएगा, द्रव में आ जाएगा। यानी कि वाष्पन की दर और संघनन की दर में क्या हो जाती है, आपकी साम्य अवस्था जब स्थापित हो जाती है, तब जाके द्रव के अणुओं द्वारा यानी वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब होता है वो आपका वेपर प्रेशर कहलाता है, यानी कि वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण और बेटा दूसरी प्रक्रिया होती है संघनन। तो वाष्पीकरण में तो क्या होता है, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया, यानी जब द्रव डाला गया दाब तो वाष्प दाब कहलाता है। लेकिन जब द्रव के अणु किस में बदलते हैं, वाष्प के अणुओं में बदलना, तो वाष्पीकरण कहलाता है। और आपका वाष्प का पुनः यानी कि यहाँ तो द्रव किस में बदलती है, वाष्प में, और यहाँ उल्टा होता है, वाष्प किस में आ जाती है, आपके द्रव में। तो जब द्रव और वाष्प के अंतर्गत साम्य अवस्था आ जाती है तब वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब होता है वो आपका क्या कहलाता है सर, वाष्प दाब कहलाता है। बात क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक आपकी समझ में आना चाहिए। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो सर नंबर 1 आपका जो कारक है, हेडिंग डालें आप, वाष्प दाब को
प्रभावित करने वाले कारक। क्या क्या कारक प्रभावित कर सकते हैं? आप देखिए, मान लीजिए सर मेरे पास 2 कंटेनर हैं और दोनों कंटेनरों में मुझको वाष्प बनवानी है। तो अगर मान लीजिए, जैसे मानिए आपके पास इसमें जो पहला नंबर 1 कारक होता है वो होता है विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक की प्रकृति क्या होती है। ध्यान रखना सर, मैंने आपको सॉलिड स्टेट में बताया था, यदि 2 अवयवी कण हैं आपके पास और उन दोनों अवयवी कणों के मध्य प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल है तो अवयवी कण कहाँ होंगे? आपके पास होंगे। तो जब अवयवी कण पास होंगे तो मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा तो इनकी वाष्प कम बनेगी। यानी कि जब, अब यहाँ बात हम करेंगे किसकी? विलायक की। तो जब विलायक, लिख रहे हैं हम आराम से, विलायक के अणुओं के मध्य, विलायक के अणुओं के मध्य दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल है। कौन सा आकर्षण बल है? दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल। यदि दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल है तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जैसे आप उसको वाष्प बनाओगे तो ये बंध टूट जाएगा। और अगर दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल है तो बंध आसानी से टूट जाएगा, और बंध आसानी से टूट जाएगी तो द्रव के अणु किसकी ओर गमन कर जाएंगे? द्रव के अणु वाष्प की ओर। किधर की ओर? वाष्प की ओर क्या कर जाएंगे सर? गमन कर जाएंगे। इसका मतलब वाष्प किसकी ज़्यादा बनेगी? वाष्प उसी की ज़्यादा बनेगी जिनके अंतर्गत दुर्बल यानी वीक बॉन्ड हैं, और वीक बॉन्ड हैं तो आसानी से वो टूट जाएंगे। और आसानी से जब वो टूट जाएंगे तो ऐसे जो आपके विलायक होते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ऐसे विलायकों की वाष्प ज़्यादा बनती है। ये तो आपको नॉर्मल सा कारक है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है इसमें, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। पहला कारक तो ये है। सेकंड कारक क्या कहता है अपना? देखिए, सेकंड कारक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप का प्रभाव। वही आपके पास है, आप इसको भी आराम से जानते हो कि मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लीजिए आपने क्या बढ़ा दिया सर? टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पर किसकी? अणुओं के मध्य कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो द्रव के अणु सतह को छोड़कर किस में बदल जाएंगे? वाष्प में बदल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं आपका, log P2 डिवाइडेड बाई P1 बराबर डेल्टा H वाष्पन डिवाइडेड बाई 2.230 T2 माइनस का T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। यह फॉर्मूला याद रखें। 2 चीज़ें सर, एक पहला चीज़ आप पढ़ेंगे कि विलायक का क्या होगा। अगर आकर्षण बल दुर्बल है तो वो द्रव के जो अणु हैं वो वाष्प में बदल जाएंगे आसानी से, तो ऐसे विलायकों की वाष्प ज़्यादा बनती है। लेकिन यदि टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यानी T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तापमान जब बढ़ेगा तो काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो वो छोड़ के चले जाएंगे और किस में बदल जाएंगे? आपके वाष्प में बदल जाएंगे, ठीक है सर। दूसरी बात, हमारा जो अगला हेडिंग है सर, वो हेडिंग क्या है उसको आप सुने। हेडिंग डालें आप, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। द्रव
विलयनों का वाष्प दाब। जैसे मान लीजिए आपके पास द्रव ही, तो उसमें क्या होगा, विलेय होगा, और द्रव ही उसमें क्या होगा सर, विलायक होगा। और इससे क्या बनेगा सर, द्रव ही क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो मान लीजिए अगर विलेय को मैंने माना A, विलायक को मैंने माना B, विलयन क्या बन गया सर, AB। ठीक है, तो इसका जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब वो कितना माना ना मैंने, PA। इसका कितना हो जाएगा, PV। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, PAV हो जाएगा, या मैं इसको कह सकता हूँ P। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, वाष्प, यानी A का वाष्प दाब, A का वाष्प दाब क्या होगा बताइए, PA। B का वाष्प दाब क्या होगा, PV। जब इनको दोनों को मिला दिया तो विलयन बन गया, और विलयन बन गया तो विलयन का क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब P टोटल बराबर क्या हो जाएगा, PA प्लस ऑफ PV। ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें क्या चीज़ है, ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब पड़ा, एक विलेय द्रव होता है, विलायक भी द्रव होता है, और क्या बन गया सर, विलयन बन गया। इसका A, तो ये वाष्प दाब PA हो जाएगा, इसका PB हो जाएगा, PAB ये A का हो जाएगा और ये B का हो जाएगा, और दोनों का क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है जी, तो यहाँ से तो आपको कोई ज़्यादा ऐसा काम करना नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, वो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है राउल्ट का नियम। तो क्या होता है राउल्ट का नियम, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट व्यू की दृष्टि से बड़ा अच्छा सवाल है, अच्छा टॉपिक है। तो आप हेडिंग डालें सबसे पहले, राउल्ट का नियम। राउल्ट, या इस आपकी किताब में ये भी लिखा हुआ है राउले का नियम। इस नियम को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा समझें इसमें क्या होता क्या है। ठीक है सर, मान लीजिए सर आपके पास सबसे पहली बात, मेरे पास एक द्रव है A और दूसरा द्रव है B, दोनों को आपस में मिला दिया तो विलयन बना, विलयन बन गया आपके पास AB। ठीक है, देखो द्रव A का आंशिक दाब मैंने वाष्प दाब पढ़ा PA, इसका मैंने पढ़ा PB, और इसका मैंने पढ़ा P, टोटल पढ़ा। जो योग कितना था आपके पास, PA प्लस ऑफ PB, तो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। राउल्ट क्या कहता है, राउल्ट ने एक बात कही कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, आप समझें थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो चीज़ हैं, इसमें तो मैंने पढ़ा द्रव A और दूसरी चीज़ मैंने ली द्रव B, और दोनों को जब मैंने मिला दिया तो क्या बन गया मेरे पास, विलयन, और विलयन के लिए क्या बन गया आपका AB। बना के नहीं बनाए थे को। ठीक है, अब मुझे वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, जो आंशिक दाब होगा वो उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। इस द्रव A का आपने मान लीजिए इस पे एक ये पात्र को बंद कर दिया, इसी प्रकार आपने इसको भी बंद कर दिया, इसी प्रकार इसको भी बंद कर दिया। तो यहाँ मैं इसका जो शुद्ध अवस्था में लिखूंगा वो P0 ही आ जाएगा, यहाँ शुद्ध अवस्था में क्या आ जाएगा, P0 भी। ये P0 ये क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ये क्या कहता है राउल्ट का नियम, और ये आपके पास P है। तो ये राउल्ट का नियम तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी विलायक का जो आंशिक दाब होता है वो उसके किसके समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है।
निश्चित ताप पर किसी विलायक यानी किसी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक दाब होगा वो उसके किसके बराबर होगा, मोल अंश के बराबर होगा। तो वाष्प दाब जैसे मान लीजिए आप में इसमें द्रव भरा हुआ था, तो सर जब द्रव भरा हुआ था तो ये द्रव के अणु किस में चेंज हो गए, वाष्प में। इसी प्रकार यहाँ पे भी द्रव भरा हुआ था, ये भी किस में चेंज हो गए, वाष्प में। और इसी प्रकार यहाँ से दोनों वाष्प में बदल गए। तो ये जो P है, या मैं ऐसे कह दूं कि ये जो यहाँ से PA है और यहाँ PB है, तो PA किस पे डिपेंड करेगा, वाष्प पे। और वाष्प किसकी बनेगी, द्रव A की बनेगी। इसका मतलब इसका आंशिक दाब किसके समानुपाती होगा, मोल अंश के। यानी कि इसका आंशिक दाब ज्यादा होगा कब, जब इसका मोल अंश ज्यादा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर द्रव A ज़्यादा है तो उसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी, और वाष्प यदि ज़्यादा बनेगी तो उसका अंश दाब भी ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब इसका आंशिक दाब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी प्रकार यदि द्रव भी कम है तो उसकी वाष्प कम बनेगी, आंशिक दाब भी कम होगा। इसका मतलब कि जो आंशिक दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो उसके उस अवयव के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर समझ लें आपके पास दो द्रव हैं, द्रव A है और एक द्रव B है, दोनों ने क्रिया की, AB बना लिया। कुल आपके पास ये रहा, यहाँ मैंने द्रव A रखा, यहाँ B रखा, AB बना। ये शुद्ध अवस्था में P नॉट A, ये शुद्ध अवस्था में P नॉट B। जब द्रव बनेगा तो वाष्प में बदलेगा। वाष्प कितनी बनेगी वो उसके मोल अंश पर डिपेंड करेगा, यानी उसका कितना अंश है। जितनी ज़्यादा वाष्प बनेगी उतना ही दाब लगेगा। इसका मतलब जो आंशिक दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है, आपके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं कि राउल्ट का जो नियम होता है वो क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या है, उसकी हम एक परिभाषा लिखेंगे। आप परिभाषा कैसे लिखेंगे आप देखें, पर उसमें भी कंडीशन आपकी ये रहेगी। राउल्ट के नियम में नंबर 1 लिखें आप, वाष्पशील अवयव के लिए राउल्ट का नियम। वाष्पशील होना चाहिए अवयव, ये नहीं है कि वो अवयव कैसा है, अवाष्पशील है। तो कैसे लिखेंगे, पहले परिभाषा लिख लें। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरे पास मान लीजिए द्रव A था और द्रव B था, और क्या बना लिया सर, AB। इसका आंशिक दाब क्या हो गया, PA। इसका आंशिक दाब क्या हो गया, PB। और इसका टोटल क्या हो गया, P। इसका मोल अंश क्या हो जाएगा, XA। इसका मोल अंश क्या हो जाएगा, XB। विलयन का तो X हो जाएगा। यानी ये क्या है, आंशिक दाब, ये क्या है, मोल अंश। परिभाषा कह रही है किसी वाष्पशील अवयव का, वाष्पशील का मतलब क्या हो जाएगा, PA समानुपाती होगा उसके मोल अंश के XA के। और इसको मैं शॉर्ट में यहां लिख सकता हूं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल X, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही PV इनवर्सली प्रोपोर्शनल XV, समीकरण नंबर 2। आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो कुल दाब
P बराबर पी ए प्लस ऑफ पी बी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी ए को, तो पी ए को एक नियतांक आएगा पी नॉट ए एक्स ए। इसी प्रकार मैं पी बी को लिख सकता हूँ, पी बी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। दोनों को जोड़ दें, पी टोटल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आप जानते हो, क्या जानते हैं आप, एक्स ए प्लस ऑफ एक्स बी बराबर क्या होता है 1। ठीक है सर, तो यहाँ से आप किसका मान रख सकते हो, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। मान रख दें, पी बराबर पी नॉट ए, एक्स ए की जगह क्या रख दिया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। गुणा कर दें, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए प्लस, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। P बराबर पी नॉट ए प्लस क्या कॉमन आ जाएगा एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। लास्ट आपके पास ये आएगा। ठीक है, ये जो है आपके पास, ये एक सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा, सरल रेखा यानी कि y बराबर mx प्लस सी। तो ध्यान रखना, c से तो ग्राफ चालू होगा, x अक्ष पे पी नॉट वी आ जाएगा और आपके y अक्ष पे क्या आ जाएगा, आपके पास आंशिक दाब आ जाएगा। तो एक y बराबर, ये एक सरल रेखा का समीकरण होता है। इसका मतलब यदि प्रेशर और x के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब कैसे ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को आप समझें। देखो सर, एक सेकंड समझें। लास्ट अपना लिखा था कि P बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी माइनस का पी नॉट ए। तो ये y बराबर x प्लस y बराबर c प्लस एम एक्स। इसका मतलब y अक्ष पे तो आपका P आएगा यानी कि आंशिक दाब, और x अक्ष पे क्या आ जाएगा आपके पास, मोल अंश। ठीक है, अब कैसे बनेगा ग्राफ देखना। देखो सर, सबसे पहली बात आपके पास ये मोल अंश, मान लीजिए ये आपके पास, इधर मैं लिख रहा हूं मोल अंश। तो मोल अंश मान लीजिए एक्स ए का कितना है 1, तो एक्स बी कितना होगा 0। इधर एक्स बी कितना है, वो एक्स ए कितना हो जाएगा 0, और एक्स बी बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा 1। देखो, जब यहाँ अवयव केवल ए प्रेजेंट है तो उसका आंशिक दाब कितना होगा, इस लाइन पे मान लें अधिकतम होगा कि नहीं होगा, यानी उसका या ये तो क्या हो जाएगा आपके पास आंशिक दाब हो जाएगा, यानी कि वाष्प दाब, दाब कहते हैं या वाष्प दाब कहते हैं, बात है कि आंशिक दाब ही है। तो आंशिक दाब इसका कितना हो जाएगा बोलो, पी नॉट ए। जब यहाँ केवल बी प्रेजेंट है तो उसका कितना हो जाएगा, पी नॉट बी। यानी ए यहाँ मैक्सिमम है इसलिए इसका दाब ये, बी यहाँ मैक्सिमम है इसलिए इसका दाब ये हो सकता है। ये तो देखो, जब मैं इधर जा रहा हूँ तो मैं एक्स ए से धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया 0 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल अंश कम हो गया। तो आपने राउल्ट का नियम पढ़ा है, किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके किसके समानुपाती होता है, मोल अंश के। यदि मोल अंश कम हो गया तो उसका आंशिक दाब भी क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब ये लाइन धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि दोनों ही किसमें होते हैं, समानुपाती में होते हैं। यानी पी नॉट ए धीरे धीरे कम होके कितना हो जाएगा 0। लेकिन आपने पढ़ा है P समानुपाती x, इसका मतलब यहाँ 0x भी है। जब x यहाँ बढ़ेगा तो पी नॉट बी का मान भी क्या होगा आपके पास, बढ़ेगा, और ये बढ़ता बढ़ता ये, इसका मतलब ये तो हो जाएगा पी ए बराबर
पी नॉट ए एक्स ए, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार पी वी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, और ये रेखा इन दोनों के योग को दर्शाएगी। इसका मतलब P बराबर पी ए प्लस पी वी। ग्राफ आपको बहुत याद रखना है, बड़े अच्छे ढंग से आपको इसको याद रखना है। ये मोलन्स होता है, ये इसका वाष्प दाब होता है। तो हमने पढ़ा सबसे पहले राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम होता क्या है सर? राउल्ट का नियम यह है कि किसी गैस वाष्पशील अवयव का जो आंशिक दाब P होगा वो उसके मोलन्स के समानुपाती होगा। यानी कि अगर मोलन्स वाष्प दाब ज़्यादा तो मोलन्स ज़्यादा होगा, और वाष्प दाब वो आंशिक वो मोलन्स कम होगा तो आपका वाष्प दाब भी क्या होगा? कम होगा। वही उसी पैटर्न के आधार पे मैंने आपको क्या बनाया है? ये ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ बहुत अच्छी तरह से आप रट लें, समझ लें, दिमाग में बैठा लें आप खोल खोल के। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप बीच में रोकें और उसको आराम से देखते रहें। एक और टॉपिक बचा है अवाष्पशील अवयव के लिए राउल्ट का नियम, उसको भी हम देखते हैं सर। तो आप हेडिंग डालें, हेडिंग डालें सर, समझ में आएगा। दूसरा, अवाष्पशील अवयवों के लिए राउल्ट का नियम। देखो क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई अवयव, एक तो विलेय है, दूसरा आपके पास विलायक है, और दोनों से ही तो क्या बनता है? आपका विलयन बनता है ना। विलेय को आप ए मान सकते हो, विलायक को आप बी मान सकते हो, विलयन तो ए भी बनता है। ठीक है सर। अब इसमें आपने विलेय को क्या मान लिया? अवाष्पशील मान लिया, अवाष्पशील विलेय। तो यहाँ तो विलायक क्या हो जाएगा? वाष्पशील हो जाएगा। तो यहाँ मुझे एक बात बताइए, जब विलेय को आपने अवाष्पशील माना है तो अवाष्पशील माना है तो वाष्प बनेगी, इसकी तो वाष्प नहीं बनेगी, इसी की वाष्प बनेगी ना। तो आप जानते हो P बराबर क्या होता है? पी ए प्लस ऑफ क्या होता है? पी बी। यानी कि पी ए अवाष्पशील है, और अवाष्पशील आपने इसमें मिला दिया तो वाष्प नहीं बनेगी इसका। तो आपका अगर वाष्प दाब क्या होगा? 0। तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 प्लस पी बी। क्यों? क्योंकि पी ए बराबर क्या हो जाएगा? 0। 0 क्यों है? क्योंकि ये कैसा है? अवाष्पशील है, और अवाष्पशील की तो वाष्प बनती नहीं है। अब तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो इसको। इसका मतलब P जो होगा पी बी, वही कहता है कि किसी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक दाब होता है उसके किसके समानुपाती होता है? मोलन्स के समानुपाती होता है। तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी। आप जानते हो एक्स ए प्लस ऑफ एक्स बी बराबर कितना होता है? आपका 1 होता है। तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, मान रख दिया मैंने किसका? एक्स बी का। एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट बी माइनस के पी नॉट बी एक्स ए। होगा कि नहीं होगा? आप इसको पक्षांतर कर लें। पी नॉट बी एक्स ए बराबर पी नॉट बी माइनस का पी बी। तो एक्स ए बराबर पी नॉट बी माइनस का पी बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? पी नॉट बी। जहाँ क्या क्या चीज़ दिख रही है आपको? जहाँ एक्स ए किसका? विलेय का मोलन्स, विलेय का मोलन्स, पी नॉट बी शुद्ध अवस्था में विलायक का मोलन्स, वो विलायक का वाष्प दाब है ना। और बताओ पी बी क्या होता है? विलायक का वाष्प दाब। आप इसको बोल सकते हो पी नॉट बी माइनस का पी बी। देखो ध्यान रखना, ये तो विलायक का है और ये विलायक का है, और ये पी बी,
बिलियन का हो जाएगा, यानी P बराबर PV के। इसका मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है किससे? विलियन के वाष्प दाब से। इसे बोल सकते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब कमी आ गई वाष्प दाब में। क्यों आ गई कमी? क्योंकि इधर देखो आप ऊपर, कमी इसलिए आ गई क्योंकि ये तो अवाष्पशील है, यानी कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो केवल विलायक पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब विलायक का वाष्प दाब ही क्या है? विलयन का। शुद्ध अवस्था में इसका क्या था? P0 भी ज़्यादा था, लेकिन जब अवाष्पशील मिला दिया तो क्या हो गया आपके पास? ये कम हो गया, ये हो गया आपके पास, है ना। और इसको बोलेंगे P0V माइनस के PV बटे P0V। ये होगी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है सर। अब इसको आप समझे, देखो ये हुआ क्या, XA बराबर P0V माइनस के PV डिवाइडेड बाई P0V। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो है, मतलब ये है कि आपने लिया था सर PA और PV मिला के आपने P बना दिया, इसमें तो क्या मिला दिया आपने? अवाष्पशील बना दिया। और ये क्या था आपके पास? शुद्ध विलायक था। और ये क्या बन गया आपके पास? विलयन बन गया। इसका मतलब जब आपने अवाष्पशील विलय को विलायक में डाला था तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आई थी? कमी आई थी। क्या आ गई थी? कमी। अब वो कमी कितनी आई थी? कमी आई थी जितना आपने मोलंश मिलाया। अब ये XA किसका है? विलय का मोलंश है, विलय का मोलंश। कितनी कमी आई? XA के बराबर। यानी कि PA में वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन हुआ वो विलय के मोल अंश के समानुपाती हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये तो एक स्थिरांक मान है, XA प्रोपोर्शनल हो जाएगा P0V माइनस के PV। ठीक है, या इसको हटाओगे XA बराबर क्या आ जाएगा आपका? P0V माइनस के PV, और ये स्थिरांक आ जाएगा, तब जाके ये संतुलित होगी कथा। ठीक है, तो कितनी कमी आ गई? कमी उतनी आ गई जितना आपने XA को मिलाया था। तो आप याद रखेंगे, ये लाइन हम लिख भी लेंगे, कितनी कमी आ गई। वो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं आपसे लिखा भी देता हूँ उसको। तो आप यहाँ लिख लें कि जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोलकर विलयन बनाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। यही बात मैंने कह दी कि कमी उतनी आएगी जितना आपने XA को मिलाया था। जितना आप XA मिलाओगे उतनी ही उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे आपसे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, और वो आपका रहेगा राउल्ट तथा हेनरी नियम के मध्य विशिष्ट स्थिति टॉपिक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, या उसको हम अभी थोड़ा सा एक टॉपिक है यही राउल्ट तथा हेनरी नियम के मध्य विशिष्ट स्थिति क्या होती है, इसको भी हम कवर अप कर लेते हैं। 2 मिनट का टॉपिक रहेगा, उसको भी हम लगभग फिनिश कर लें। तो वो क्या है, जिससे कि ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन। देखो आप लिख लें राउल्ट तथा हेनरी नियम के मध्य विशिष्ट स्थिति
क्या होती है। दोनों नियम आपको मैंने पढ़ा दिए, इधर राउल्ट अभी पढ़ाया है और इधर हेनरी भी आपने पढ़ रखा है। तो हेनरी का नियम तो क्या कहता है कि बाष्पशील अवयव का जो आंशिक दाब होता है पीए, वो हेनरी नियम पीए वो समानुपाती होता है किसके, मोल अंश के, ये तो ये कहता है। और राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्पशील अवयव का जो आंशिक दाब होता है उस अवयव के किसके समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। दोनों नियम आपको मैंने लिखा रखे हैं। पहला राउल्ट का नियम है किसी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक दाब होता है वो आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। और एक हेनरी का नियम है स्थिर ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब यानी उस पर डाले गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। दोनों नियम मैंने आपको लिखा है, दोबारा से सुन लें कि राउल्ट का नियम है किसी गैस जो वाष्पशील अवयव होता है उसका आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, और स्थिर ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा उस पर डाले गए दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। और मैंने मोल अंश के रूप में भी हेनरी का नियम लिखाया था और तब बोला था किसी गैस का जो आंशिक आपका दाब होता है वो बिलियन में उपस्थित गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पी ए बराबर क्या हो गया, यहाँ से नियतांक आएगा आपका क्या, पी नॉट ए एक्स ए, ये तो यहाँ से आएगा। यहाँ से क्या आएगा आपका पी ए बराबर एक नियतांक आता है जिसे बोलते हैं के एच एक्स ए, दो नियतांक आएंगे आपके यहाँ से। समीकरण 1 नाम दे सकता हूँ मैं इसको, इसको नाम दे सकता हूँ समीकरण 2। दोनों से देख लो आप, दोनों से बराबर क्या हो जाएंगे आपके, पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आपके के एच। दोनों स्थिति आपकी आ जाएंगी। तो यह स्थिति राउल्ट तथा हेनरी के मध्य विशिष्ट स्थिति होगी। ठीक है सर, ये स्थिति कुछ नहीं है, दोनों को आप दोनों के राउल्ट का मोल अंश के रूप में लिख दो और हेनरी का नियम भी मोल अंश के रूप में लिख दो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। वो आपका टॉपिक रहेगा बिलियन, और बिलियन भी आपके पढ़ेंगे आइडियल यानी कि आदर्श बिलियन, और दूसरा होता है सर अनादर्श बिलियन। दोस्तों आगे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे निवेदन है कि आप घर पर अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और जो कोरोना महामारी इस टाइम जो चल रही है उससे आप बचाव करें। वो मास्क का प्रयोग करें, ठीक है। घर से तभी निकलें जब आपका आवश्यक काम हो, अन्यथा आप बेवजह किसी भी रूप में घूमने का प्रयास ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और पुनः मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू।